इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसमें हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके कुछ बेनिफिट हैं और वो बेनिफिट क्या है उसको समझेंगे। और ये जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है ये टॉपिक इसमें ऐसा भी आता है कि नेसेसिटी ऑफ द मॉड्यूलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऐसे भी करके पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटेना। तो जब हाइट ऑफ एंटेना जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम तो हाइट ऑफ एंटेना कैसे डिसाइड होती है पहले इसको समझ लो। तो जो मिनिमम हाइट ऑफ द एंटेना है, किसी सिग्नल को अगर रिसीव करना है ना, फ्री स्पेस में कोई हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया हुआ है और उसको अगर आपको रिसीव करना है तो जो हाइट ऑफ द एंटेना, तो रिसीविंग एंड पे जो एंटेना लगेगा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो डिसाइड होता है लैम्डा डिवाइड बाई 4 से। ठीक है, तो लैम्डा जो है बेसिकली वेवलेंथ है ना, और लैम्डा इक्वल्स टू है सी डिवाइड बाई एफ। यहाँ पर सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक, तो जो एंटेना की हाइट बनी है ना, उसको एल से हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये बनी हमारी सी डिवाइड बाई 4 एफ। और सी है स्पीड ऑफ लाइट, इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया डिवाइड बाई 4 एफ। और ये हमारा फार्मूला बन गया। जो एंटेना ऑफ द जो हाइट ऑफ द एंटेना है वो 75 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ डिवाइड बाई एफ। तो और ये मीटर में है। तो अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल लेते हैं तो जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल लेंगे है ना, तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल लेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एंटेना की हाइट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल हम एफ इक्वल्स टू 2 किलो हर्ट्ज ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे मैसेज सिग्नल की जो रेंज आती है वो 2 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जाती है ना। 2 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हम जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुनते हैं, है ना। पर 20 जो हर्ट्ज है वो फ्रिक्वेंसी तो ट्रांसमिट नहीं करते, तो किलो हर्ट्ज में ही चलते हैं। तो शायद मतलब 1 किलो हर्ट्ज से लेके और लगभग 20 किलो हर्ट्ज तक भी नहीं जाते हैं। तो 300 हर्ट्ज से लेके, या मैं आई थिंक 400 हर्ट्ज से लेके और 15-16 हर्ट्ज तक ही जाते हैं, क्योंकि उससे ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी हैं वो भी कानों में बहुत चुभती हैं। और जो 300 से या लो फ्रिक्वेंसी हैं है ना, वो वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अगर हम जैसे कि अर्थक्वेक वाला है तो वो फ्रिक्वेंसी बहुत लो फ्रिक्वेंसी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो है सुन तो सकते हैं, पर वो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं नुकसान करने वाली, है ना। एक से इस तरह से जैसे कि जो अर्थक्वेक टाइप का जो होता है इस तरह की, हाँ, वो फ्रिक्वेंसी हैं तो वो नुकसान कर सकती हैं। मतलब वैसे नहीं, हमारी बॉडी को इस तरह का कोई नुकसान नहीं है। वो नुकसान कर सकती हैं कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें रखी हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगी, इस तरह का। जैसे कि बास फ्रिक्वेंसी पे जो खिड़कियाँ विड़कियाँ हैं वो हिलने विलने शुरू हो जाती हैं, इस तरह का। तो अब जैसे कि एंटेना की हाइट है तो 2 किलो हर्ट्ज अगर लिया तो 2 किलो हर्ट्ज में जो एंटेना की हाइट आ रही है वो आ रही है 37.5 किलोमीटर। ठीक है, और ये 37.5 किलोमीटर का एंटेना बनाना, इतनी हाइट का एंटेना बनाना ये इम्पॉसिबल है। तो अब एंटेना की हाइट कैसे घटाएं, तो इस फार्मूले में देखते हैं कि एफ़ की मतलब एफ़ यानी फ्रिक्वेंसी को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो जो हाइट ऑफ एंटेना है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर 2 मेगाहर्ट्ज लेते हैं तो उस केस में एंटेना की जो हाइट हो जाती है वो 37.5 मीटर हो जाती है। और भी कम कर सकते हैं, जैसे कि आज की डेट में हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग, और इसमें जो रेंज है फ्रिक्वेंसी की वो 90 मेगाहर्ट्ज से लेके और आई थिंक 110 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे 90 को तो पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा। और यही रीज़न है कि हमारा मोबाइल फ़ोन पे कोई एंटेना कोई विजिबल एंटेना नहीं होता है, इंटरनल एंटेना है। ठीक है, पर वो उस एंटेना को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे पहले रेडियो में हम लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल हैं और उसमें एंटेना की जो हाइट आती है वो पॉइंट में आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, है ना, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एंटेना की हाइट भी ज़्यादा होगी। अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है तो एंटेना की जो हाइट है वो भी कम हो जाती है। ठीक, तो हमारा कंसर्न एंटेना की हाइट को लेकर ही है। तो एंटेना की हाइट को हम फ्रिक्वेंसी, अगर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल जो हमारी रेंज 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज का सिग्नल मान के चल रहे हैं कि जो एक्चुअली जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमारी जो
सिग्नल को मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी को हम सुन सकते हैं, है ना। तो वो रेंज है शायद 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक। पर जो ट्रांसमिट करते हैं वो 300 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, और उसको 16 हर्ट्ज या मैक्सिमम 17 हर्ट्ज तक की 17 किलो हर्ट्ज तक की सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं। उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी भी वो चुभती है, ठीक। अब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और बतानी थी, जो फ्रिक्वेंसी से बात कर रहे हैं, एक तरह से कुछ अगर कुछ दंगे वंगे हों, उपद्रव वगैरह हो, उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी की रेंज, वो 17 किलो हर्ट्ज से लेके, जो स्पीकर होते हैं उनके पास, वो 17 किलो हर्ट्ज से लेके 19-20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी जब वो उसको स्पीकर से उसको एक तरह से हॉर्न एंटीना, सॉरी हॉर्न स्पीकर मतलब है वन साइडेड स्पीकर, जैसे कि हमारे गाड़ियों में होता है ना, हॉर्न बोलते हैं ना उसको, तो वो वन साइडेड होता है। तो वन साइडेड बस इधर ही उसकी वॉइस जाती है, ठीक है, पीछे भी थोड़ी आती है, पर मेनली जो है वो इस तरह फोकस होकर सामने आती है। तो इस फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं कुछ दंगे वंगे कंट्रोल करने के लिए। अगर भीड़ को तितर बितर करना है तो इस फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं, और लोग सुन नहीं पाते हैं उस फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। तो हाथों में कुछ भी होगा, कान पे रखने पड़ेंगे फिर दोनों हाथ, एक हाथ से दोनों कान कवर नहीं होते, ठीक है। और इस तरह का है। आगे चलते हैं। अब है जो ट्रांसमिशन की रेंज। तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होता है उसमें जो एक तरह से जो उसकी एनर्जी है ना, और एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है जो उसकी एनर्जी है। तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की एनर्जी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने का मतलब है कि वो जो उसका रेडिएशन है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल का, है ना, वो काफ़ी एक तरह से काफ़ी दूर तक जा सकता है। एक तरह से उसको अगर हम टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन में अगर यूज़ कर रहे हैं, तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल का यूज़ करके हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको प्रोपोगेट करा सकते हैं, ठीक है। और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है उनकी एनर्जी पुअर होती है, और जब उसको ट्रांसमिट कराते हैं तो वो जल्दी एटीन्यूएट हो जाते हैं, है ना। तो एटीन्यूएट तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी होते हैं, पर क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो एटीन्यूएशन में उसमें एक तरह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं और उसके बाद एटीन्यूएट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है एटीन्यूएट दोनों होते हैं, पर जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसमें हाई एनर्जी है, और उसको अगर आप ट्रांसमिट करोगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है कंपेरेटिवली। अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो कंपेरेटिवली लो डिस्टेंस या एक तरह से कम डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है, और एटीन्यूएट हो जाता है। तो एटीन्यूएट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आगे सिग्नल प्रोपोगेट उसको ना कोई आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है, इस तरह का है। दूसरा काम कर सकते हैं कि हम वहाँ पर एक तरह से रिपीटर भी लगा सकते हैं, पर उसका खर्चा और बढ़ जाता है ना। तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें आते हैं तो बेस बैंड सिग्नल। अब बेस बैंड सिग्नल क्या है? बेस बैंड सिग्नल जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, ये ओरिजिनल सिग्नल होते हैं और ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस पे, है ना। रीज़न है कि एनर्जी उनमें कम होती है, एनर्जी कम होती है तो वो जो रेडिएशन है उनका वो पुअर होता है और वो एटेन्यूएट जल्दी हो जाते हैं, है ना, हाईली एटेन्यूएट होते हैं। फिर उसको जब मॉड्यूलेट करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उनकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और उसको फेथफुली ट्रांसमिट कर सकते हैं। सिंपल। आगे चलते हैं। इस वाले से पहले, मल्टीप्लेक्सिंग से पहले थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। हाँ, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल एंड नॉइस, इसको इसके बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज है जो हमारा मैसेज सिग्नल है ना, जिसको हम सुन सकते हैं। तो जो ये बेस बैंड सिग्नल है, तो जब इसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो ट्रांसमिट करने के लिए अगर सपोज करो सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, तो 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल हैं सारे के सारे, है ना। जब इसको आप ट्रांसमिट करेंगे तो अगर एक ही कैरियर फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, या तो इनको ही अगर सपोज करो 3 लोग एक साथ एक साथ खड़े कर दो, वो 3 लोग आपस में कुछ बोल रहे हैं, मतलब तीनों लोग चिल्ला रहे हैं, है ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि चिल्ला रहे हैं तीनों लोग, कुछ अलग अलग, एक भोजपुरी में गा रहा है, किसी और चीज़ में गा रहा है, कोई और सॉन्ग गा रहा है, या तीनों कोई अलग अलग सॉन्ग गा रहे हैं, एक लैंग्वेज में गा रहे हैं, है ना। तो बीच में क्या हो जाता है, वो सारे सारे सिग्नल जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब मॉड्यूलेशन से क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन से इसको एक अलग फ्रिक्वेंसी, इसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी जैसे सपोज करो यहाँ पर 100 किलोहर्ट्ज़ रखी है, ठीक है, तो इसके लिए 100 किलोहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी रखी है। इस वाले सिग्नल के लिए, सिग्नल 2 के लिए 200 किलोहर्ट्ज़ की सिग्नल रखे है हमने, और ऐसे ही जो सिग्नल 3 है वो 300 किलोहर्ट्ज़ की जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो 300 किलोहर्ट्ज़ की है, उसको इस फ्रिक्वेंसी पे मॉड्यूलेट कराएंगे। तो जब इन तीनों को अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे मॉड्यूलेट कराते हैं, जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है तीनों की अलग अलग है, और उस पर जब इनको मॉड्यूलेट कराते हैं तो मैसेज सिग्नल तो तीनों में सेम ही है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो सेम ही है ना। यहाँ पर जो मैसेज सिग्नल है वो 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ का कुछ भी हो सकता है, कोई गाना गा रहा है, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई क्रिकेट सुना रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तीनों के अलग अलग सिग्नल हो सकते हैं, पर जो रेंज है वो वही है। तो जब उनको ट्रांसमिट करते हैं अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी पे, तो वो क्या है, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कैरियर फ्रिक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए तीनों की, और अलग अलग भी कैसी होनी चाहिए कि जो इसका बैंड विड्थ बनती है ना। तो जो 100 किलोहर्ट्ज़ का है, 20 किलोहर्ट्ज़ का हमारा मैसेज सिग्नल है, तो 100 किलोहर्ट्ज़ की कैरियर है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो फ्रिक्वेंसी है वो 100 किलोहर्ट्ज़ माइनस 20 किलोहर्ट्ज़ लोअर ये बनेगा, तो 100 माइनस 20 और ऐसे ही 100 प्लस 20। तो इन दोनों के ये जो दो हैं 80 किलोहर्ट्ज़ से लेके 120 किलोहर्ट्ज़ तक की बैंडविड्थ बनेगी, ठीक है। तो जो दूसरा सिग्नल है अगर इस बैंडविड्थ के अंदर आ जाता है तो मिक्सिंग हो जाएगी, अगर इस बैंडविड्थ से बाहर रहता है, जैसे कि यहाँ पर 200 किलोहर्ट्ज़ रखा है, तो 180 किलोहर्ट्ज़ से लेके 220 किलोहर्ट्ज़ तक का है, तो इस सिग्नल से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इन दोनों की मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर एक ही कैरियर फ्रिक्वेंसी तीनों सिग्नल को, अलग अलग तीनों सिग्नल को अगर एक ही कैरियर फ्रिक्वेंसी पे मॉड्यूलेट कराते तब भी मिक्सिंग हो जाती तीनों की, और इनको जब कहीं पर अगर रिसीव कर रहे हैं या रेडियो पर हम रिसीव कर रहे हैं तो इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते थे, पर अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी हैं तो ये सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है तीनों, और तीनों सिग्नल जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, रिसीविंग एंड पे हम एक फ़िल्टर लगा देते हैं, तो 80 किलोहर्ट्ज़ से 120 किलोहर्ट्ज़ का एक बैंड पास फिल्टर लगा देंगे, तो सिर्फ यही रिसीव होगा, बाकी सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा पीछे चलते हैं और फिर इसको एक बार और दोबारा डिस्कस करेंगे। हाँ, अब मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हो रहा है अब इसको समझो। तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली दो तरह की है, एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, उसमें टाइम के हिसाब से मैसेज सेंड करते हैं, है ना, कि टाइम उसमें टाइम स्लॉट बना लेते हैं कि इस टाइम स्लॉट में इस चैनल का जाएगा, टाइम स्लॉट जो दूसरा टाइम स्लॉट है उसमें इस चैनल का मैसेज जाएगा, और तीसरा जो टाइम स्लॉट है उसमें ये जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है ये जो मल्टीप्लेक्सिंग है इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, अब जैसे कि आप दिल्ली में देखते हो, दिल्ली से जो एफएम चैनल हैं वो लगभग 6-7 चैनल होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर 3 चैनल ले लेते हैं, तो 3 चैनल में हमारे पास हम एक ले लेते हैं रेड एफएम ले लेते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं कि 92 समथिंग है, 92.5 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। वैसे तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और जो रेडियो आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं, पर हम कैरियर फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं 92.5 या 95 मान लेते हैं, और इसको 100 मान लेते हैं, है ना। 3 चैनल हैं अलग अलग, सबकी कैरियर फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, ठीक। तो अब क्या है, जब मल्टीप्लेक्सिंग करा के हम क्या कर सकते हैं, इनको एक ही ट्रांसमीटर से सेंड कर सकते हैं, तो हमारी कॉस्ट बच गई, है ना। एक ही ट्रांसमीटर से हम इनको सेंड करा के और एक ही चैनल पे सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी ली, एक रेड एफएम का है, एक एफएम गोल्ड है मान ले, और एक हमारी एफएम रेडियो मिर्ची है। तो 3 ये अलग अलग हैं चैनल। इन तीनों को जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि आप अगर अपने जब उसको आप ट्यून करते हैं कि आपको, है ना, मोबाइल फ़ोन पे जब एफएम को ट्यून करते हैं कि हमें अभी ये सुनना है, रेडियो मिर्ची सुनना है, या एफएम गोल्ड सुनना है ना, तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी, एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, वो बेसिकली क्या है, वो कैरियर फ्रिक्वेंसी है। तो उस फ्रिक्वेंसी को जब आप ट्यून करते हैं रिसीविंग एंड पे, तो वो आपको सिग्नल, उस पार्टिकुलर सिग्नल मिलने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब उसको उसी कैरियर फ्रिक्वेंसी पे जब मॉड्यूलेट करा के हम सेंड करते हैं, जैसे कि ये सिग्नल है, इसको मॉड्यूलेट कराया इस 92.5 यानी F1 फ्रिक्वेंसी पे, तो ये सिग्नल बन के आया मॉड्यूलेटेड वेव। ऐसे इसके लिए ये मॉड्यूलेटेड वेव बन के आई, और ऐसे ही
ये तीसरे के लिए ये मॉड्यूलेटेड वेव बन के आई। सबकी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, फिर इनको क्या करते हैं, इनको सम कर देते हैं। तो जब सम करेंगे तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी होने की वजह से क्या है, ये अगर इसका स्पेक्ट्रम मैं इसको प्लॉट करूं तो इसका स्पेक्ट्रम जैसे कि यहाँ पर अगर देख रहे हैं, है ना, मैंने 92 मेगाहर्ट्ज़ लिया है, इधर 100 मेगाहर्ट्ज़ दिया हुआ है, तो ये स्पेक्ट्रम ही है एक तरह से, है ना। तो ये लो फ्रिक्वेंसी वाला है, ये बीच में जो चैनल है वो है, और ये हाई फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल है इस पार्टिकुलर के लिए। तो मैं ये 92 मेगाहर्ट्ज़ मान लेता हूँ, ठीक है। ये 95 मेगाहर्ट्ज़ वाला है, तो इसमें ये लोअर और ये अपर, है ना, और ये 95 मेगाहर्ट्ज़ वाला कंपोनेंट है। ऐसे ही यहाँ पर ये 100 मेगाहर्ट्ज़ वाला कंपोनेंट है ना। तो इस तरह का है, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो ये स्पेक्ट्रम क्या है, एक दूसरे को ये एक तरह से मिक्सिंग नहीं हो रही है सिग्नल की, है ना। तो सिग्नल मिक्स नहीं हो रहे हैं, अलग अलग हैं। और किस वजह से अलग अलग हैं, क्योंकि सबकी बैंडविड्थ अलग अलग है। तो ये पूरा एक चैनल है ना। फ्री स्पेस में आप किसी भी, इसकी बैंडविड्थ तो इनफाइनाइट है फ्री स्पेस की, वो बस उसमें रेंज पे डिपेंड करता है कि लो फ्रिक्वेंसी वाला है तो वो लॉन्ग मतलब थोड़ी सी स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है, हाई फ्रिक्वेंसी वाला है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। हाँ, अगर वायर में अगर फ्लो करा रहे हैं, है ना, सपोज करो इस चैनल को, जो भी फ्रिक्वेंसी के जो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल हैं इनको हम वायर के थ्रू फ्लो करा रहे हैं, तो सबसे पहले वायर की बैंडविड्थ देखनी पड़ेगी। जो पार्टिकुलर वायर है वो कितनी बैंडविड्थ तक का सिग्नल फेथफुली सेंड कर सकता है ना, या प्रोपेगेट करा सकता है। क्योंकि जैसे कोएक्सियल केबल है तो एक पैरेलल वायर होता है ना, जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं, दो वायर होते हैं इस तरह के। अगर इसमें ट्रांसमिट करा रहे हैं तो जब हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं तो इनके बीच में कैपेसिटर बनने लगता है ना। तो इस तरह का है, इसमें कैपेसिटर आने लगेगा। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर यहाँ पर उनको ब्लॉक करने लगता है, हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करने लगता है, शॉर्ट होने लगता है। तो एटेन्यूएशन ज़्यादा होता है, एटेन्यूएशन ज़्यादा होता है तो सिग्नल आपका प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो भी चैनल है जिसमें भी आप ट्रांसमिट करने चाह रहे हैं तो उसकी बैंडविड्थ देखेंगे, और उस बैंडविड्थ के हिसाब से ये सब बाकी का कितना आप कितनी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उसमें भेज सकते हो, तभी ये डिसाइड होगा, वो चैनल की बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं। तो अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी से हमने अलग अलग सिग्नल जो भी हैं उनको मॉड्यूलेट कराया, मॉड्यूलेट करा के उनको हमने यहाँ पर सम कर दिया, सम करके एक ही ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर दिया। तो अब ये फ्री स्पेस में ये सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होकर जा रहा है। अब रिसीविंग एंड पे क्या करेंगे, वहाँ पर लगाते हैं फ़िल्टर। तो फिल्टर होते हैं बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर क्या है, बैंड पास फिल्टर की जो सेंटर फ्रिक्वेंसी होती है ना, जो हम ट्यून करते हैं, जब हम मोबाइल फ़ोन को ट्यून करते हैं, जैसे कि सपोज़ करो मुझे सुनना है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये रेडियो मिर्ची है ना। तो ये 92.5 फ्रिक्वेंसी में लगाऊंगा, ठीक है। तो होगा क्या, जो 92.5 फ्रिक्वेंसी वाला है, यानी ये जो सिग्नल है यही हमारा ये फ़िल्टर इसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी जो सिग्नल है उन सबको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो बाकी जो सिग्नल है, यानी ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, ये यहाँ पर रिसीव नहीं होंगे, ठीक, सिर्फ यही सिग्नल यहाँ पर रिसीव होगा। तो फ्री स्पेस में सारे सिग्नल थे, पर जो मुझे चाहिए सेलेक्टिवली वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया इस फिल्टर के थ्रू। फिर उसके बाद इसको प्रोसेस करके और उसमें से क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल निकाल लेते हैं। ऐसे इस फिल्टर के लिए जो इसकी फ्रिक्वेंसी है 95 वाली, उस पर सेट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये बैंड पास फिल्टर है 95 से, एक लोअर वाला एक अपर वाला, जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, है ना। एक लोअर साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड, ये पूरा जो है ये पास होगा, बाकी का जो इससे लो है और इससे हाई है वो सब रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का है। तो ये रिसीविंग एंड पे हो रहा है। रिसीविंग एंड जो है हमारा बेसिकली जैसे मोबाइल फ़ोन है या रेडियो है, ये सब क्या है, रिसीवर है। और जो ट्रांसमीटर हो रहा है, ट्रांसमीटर एक जगह से ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ में एक जगह से ट्रांसमिशन होता है, इस तरह का है। चलिए जी, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आई है, इसमें एक चीज़ है नॉइस। यहाँ पर ये कह रहा है अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल। तो सिग्नल की मिक्सिंग के तो ये ठीक है, अगर एक ही कैरियर फ्रिक्वेंसी होती तो ये सब आपस में मिक्स हो जाते और फिर ये सेपरेट नहीं हो सकते थे। अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी रखी तो मिक्सिंग नहीं हो रही। और तो मॉड्यूलेशन, अच्छा ये तो हो गया, चलो अलग अलग फ्रिक्वेंसी से हम उसको करा रहे हैं। मॉड्यूलेशन में अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। 20 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को भी अगर हम डायरेक्टली ट्रांसमिट करते तो क्या होता है, तब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं, है ना। क्योंकि
जैसे कि मैंने बताया 3 लोग अगर चिल्ला रहे हैं, अलग अलग गाने गा रहे हैं, तो वो क्या है, सब मिक्स हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये मिक्स हो जाता है। पर जब अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी लेते हैं, यानी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी पे, तब क्या होगा, तब ये मिक्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है नॉइस। इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो वेव फॉर्म हम ये जो सेंड कर रहे हैं ट्रांसमीटर के थ्रू या रेडियो पर जो भी सुनते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, ऐसे ही इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कई चीज़ों का है। जैसे कि हाई पावर टेंशन लाइन है ना, कभी भी देखा हो जो हाई पावर टेंशन लाइन है, उसमें आप जाके नीचे से अगर उनके गुजरे हो तो एक चिप साउंड आती है ना, चिर चिर की आवाज़ आती रहती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करती हैं। बड़े बड़े मोटर हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं, है ना। फिर उसके बाद नेचुरल कोज हैं। नेचुरल कोज में थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है, सन से भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इस तरह के स्टॉर्म आते रहते हैं। बाकी ब्रह्मांड में बहुत कुछ है ना, अलग अलग स्टार्स हैं, उनसे भी जो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूस होता रहता है। तो अब जो हम मॉड्यूलेशन वाला जो प्रोसेस है, इससे हम कैसे नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बैंड पास फिल्टर, अभी पीछे हमने डिस्कस किया एक फ़िल्टर को, यहाँ वाला जो फ़िल्टर है, इस फिल्टर को देख लेते हैं, और इस फिल्टर की जो है लोअर कट ऑफ, ये वाला है लोअर कट ऑफ, ठीक है। तो इसको FL मान लेते हैं, इसको FH मान लेते हैं, ये हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है इसकी। तो रिसीविंग एंड पे जब हम उसको रिसीव करते हैं, तो इससे लोअर फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल हैं वो उनको रिजेक्ट कर देता है फिल्टर, और इससे जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले हैं उनको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इससे हाई फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल हो चाहे नॉइस हो, रिजेक्ट कर देगा। इससे लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल हो या नॉइस हो, उसको भी रिजेक्ट कर देगा। पर इन दोनों के बीच में जो है ना, इसमें अगर नॉइस है तो उसको वो एक तरह से एक्सेप्ट करता है। तो इस बैंडविड्थ के अंदर अगर नॉइस आ रही है तो उसको वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। और फिर उसमें अलग प्रोसेस हमें यूज़ करना पड़ता है कि उस नॉइस को कैसे रिमूव करें, ठीक है। अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं करते तो क्या होता, अगर मॉड्यूलेशन नहीं करते तो जो लो फ्रिक्वेंसी वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ पावर जो सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज़ की है ना, और उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हाई पावर टेंशन, जो टेंशन लाइन है उनसे भी रेडिएशन है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है ना, और इलेक्ट्रिक इग्निशन है, जैसे कि बाइक का भी है, कार का भी है, उनसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, और ये जो सोर्स हैं सारे के सारे जनरली ये लो फ्रिक्वेंसी वाले हैं, जो हम 50 हर्ट्ज़ पे हम सारा काम करते हैं, तो ये सब मोस्टली लो फ्रिक्वेंसी वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, ये अगर हम लो फ्रिक्वेंसी पे जो सिग्नल दिया हुआ है, ये 20 किलोहर्ट्ज़ वाले, अगर इनको ट्रांसमिट कर रहे होते तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। और इसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। इतनी उसमें यही नहीं पता चलेगा कौन सा मैसेज वाला सिग्नल है और कौन सा नॉइस वाला सिग्नल है, इतनी ज़्यादा नॉइस है। तो अगर कम नॉइस है तो उसमें फिर हम कुछ एल्गोरिदम वगैरह लगा सकते हैं डिटेक्ट करने वाली। अब तो ये हो गया नॉइस वाला पार्ट। अब इसमें आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ये बैंडविड्थ है, एडजस्टमेंट ऑफ द बैंडविड्थ। एक सिग्नल की जो बैंडविड्थ है, एज्यूम करो वो 50 किलो हर्ट्ज से लेके और 200 किलो हर्ट्ज तक की है, ठीक है। और एक जो सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ है 180 किलो हर्ट्ज से लेके 220 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये रेंज है फ्रीक्वेंसी की। तो बैंडविड्थ किसकी ज़्यादा है, तो 220 माइनस 180 करोगे ये 40 किलो हर्ट्ज आई, ठीक। और इसको 200 किलो हर्ट्ज माइनस 50 करोगे तो ये 150 किलो हर्ट्ज आए। तो बैंडविड्थ किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, तो बैंडविड्थ अगर ज़्यादा है तो इस पर आप ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो, है ना। अगर आप ट्रांसमिट भी कर रहे हो, सपोज करो आप एक वायर में ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, तो वायर की भी एक बैंडविड्थ है कि आप सपोज करो वायर पे आप 30 हर्ट्ज़ का ले लेते हैं। 30 हर्ट्ज़ के सिग्नल को से लेके आप 500 किलो हर्ट्ज़ तक का सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो,
है ना, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ बस। अगर बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा है 5 किलो हर्ट्ज से लेके और मतलब 150 किलो हर्ट्ज की, तो एक पोर्शन तो ये हमारा ब्लॉक कर लेगा। ठीक है, तो आपने अगर कोई सिग्नल आपने सेंड किया और उसकी बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा है, फिर दूसरा सिग्नल है 180 किलो हर्ट्ज से लेके 220 किलो हर्ट्ज तक का, उसकी बैंडविड्थ है 40 किलो हर्ट्ज, तो इसकी कम है। तो कहने का मतलब है आप एक ही वायर पे कम बैंडविड्थ वाले ज़्यादा सिग्नल भेज सकते हो। ठीक है, और जिनकी बैंडविड्थ ज़्यादा है तो वो उतने सिग्नल कम सेंड करोगे। दूसरा दूसरा है नॉइस वाला इशू। 180 किलो हर्ट्ज से लेकर 220 किलो हर्ट्ज तक का अगर आपकी बैंडविड्थ है, तो 220 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाला जो सिग्नल है उसको रिसीव नहीं करेंगे, तो उससे ऊपर नॉइस भी हो सकती है और उससे ऊपर कोई अदर सिग्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 180 से लो वाले हैं, उससे नॉइस और जो भी लोअर सिग्नल है, इस लोअर फ्रिक्वेंसी से सिग्नल है, उनको रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो नॉइस आएगी इस ड्यूरेशन में, जो इसकी बैंडविड्थ है वो 180 किलो हर्ट्ज से लेकर 220 किलो हर्ट्ज तक की अगर कोई नॉइस है तो उसको ही रिसीव करेगा, बाकी नॉइस को रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50 किलो हर्ट्ज से लेकर 200 किलो हर्ट्ज तक की नॉइस को रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये कंपेरेटिवली कम नॉइस को रिसीव करेगा और ये ज़्यादा नॉइस को रिसीव करेगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ का जो एडजस्टमेंट है, तो लो बैंडविड्थ रखेंगे तो लो नॉइस आएगी। तो यहाँ पर जो रिसीविंग एंड पे हम देखते हैं वो देखते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशो। सिग्नल टू नॉइस रेशो में क्या है, तो नॉइस हमारी वैसे होनी चाहिए, ये रेशो जो है ये इनफाइनाइट होनी चाहिए, नॉइस जीरो होनी चाहिए। ठीक है, पर बैंडविड्थ को कम करके हम इस नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं और सिग्नल टू नॉइस रेशो को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही आइडिया था इसमें बस डिस्कस करने का कि बैंडविड्थ को एक तरह से अगर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं या मॉडुलेट करने का मतलब है अगर उसको वेरी करा सकते हैं। तो अगर कहीं नॉइसी फील्ड है तो वहाँ बैंडविड्थ को कम बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, है ना, बैंडविड्थ जो है सिग्नल की मिनिमम करके करें काम। फिर दूसरा है चैनल। तो जिस चैनल पे आप उसको एक तरह से प्रोपोगेट करा रहे हो या ट्रांसमिट करा रहे हो, तो वो कितनी बैंडविड्थ को और या कितने उस पर आप सिग्नल को उस पर ट्रांसमिट कराना चाह रहे हो। तो लो बैंडविड्थ वाला है तो ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा बैंडविड्थ वाले सिग्नल हैं तो कम जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होंगे। दूसरा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। अब यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन भी कई तरह की हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, फिर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फेस मॉड्यूलेशन है, PCM है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PWM है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अब जैसे AM और FM में सुपीरियर कौन सा है, तो FM सुपीरियर है। आज की डेट में हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। तो रीज़न क्या है, नॉइस जो FM में है, जो FM सिग्नल है उसमें कम नॉइस आती है, AM में बहुत ज़्यादा आती है। रीज़न क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी करता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वेरी करता है तो जब भी नॉइसी सिग्नल आएगा वो एम्पलीट्यूड में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वेरी हो गया। ठीक है, और क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड वेरी होता है तो अब इसमें हम कुछ लगा भी नहीं सकते हैं फिल्टर टाइप का, कि जब एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है तो एम्पलीट्यूड को एक तरह से रेगुलेट करने के लिए हम कोई फिल्टर वगैरह लगा नहीं सकते हैं, पता नहीं वो मैसेज है क्या है ना। पर FM में क्या होता है, FM में फ्रिक्वेंसी वेरी करती है करस्पॉन्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट रहता है। अगर इसमें नॉइस ऐड भी हो गई तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर नॉइस ऐड हो गई तो वो जो एक उसकी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है उससे वो इंक्रीज़ होकर आएगा, तो या उससे डिक्रीज़ होकर आएगा। ठीक है, तो अगर जहाँ पर इंक्रीज़ होकर आ रहा है वहाँ पर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड रिड्यूस होकर आ रहा है तो नॉइस भी है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो पॉजिटिव है तो ऐड होकर आएगा, ऐड होकर आएगा तो उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर वो यहाँ पर जो कैरियर वेव आ रही है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, अगर वो रिड्यूस होकर आ रहा है उसका, तो उसको फिर क्या करेंगे, उसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, जो नॉइस है वो रिमूव हो सकती है। तो इसका जो रिसेप्शन है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का AM के कंपेरिजन में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही फिर डिजिटल कम्युनिकेशन में आते हैं, जैसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो सिग्नल है उसको डिजिटल कोड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, इसको क्योंकि हम जो डिस्कस करेंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही करने वाले हैं। तो AM FM तक तो ठीक है ना, ये एनालॉग कम्युनिकेशन में आती हैं, ये सब डिजिटल कम्युनिकेशन है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन पर ध्यान देते हैं। चलिए जी,
तो अब आगे कुछ है? हाँ, बस आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, और अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, मैं उसको फिर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।